फ्रेंड्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि एक तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से कनेक्टेड है। आप जितनी भी चीज़ें इनहेरिटेंस को लेके आपके माइंड में जितनी भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आपको इस लेसन के बाद डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर लेसन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस by which characters or traits are transmitted from one generation to another generation। कि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में मूव ऑन करते हैं तो कुछ करेक्टर्स और ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो हमें सिमिलर लगते हैं और साइड बाय साइड कुछ करेक्टर्स ऐसे भी हैं जो हमें डिफरेंट लगते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा, जैसे अगर आप अपने आप को अपने पेरेंट्स से कंपेयर करो तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी अपने मम्मी या अपने पापा से बिल्कुल रिजेंबल करती होगी। हो सकता है आपकी नोज उनके जैसी हो, आपके हेयर उनके जैसे हो, या आपकी आवाज़ उनके जैसी हो। तो सिमिलरली कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी बिल्कुल अलग भी हो। तो इनहेरिटेंस के अंदर हम यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो करेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं। तो लास्ट लेसन जो हमने किया था, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली रिवाइज करा दूं, उसमें हमने बात की थी मेंडल के कंट्रीब्यूशन की, कि मेंडल ने हमें जीन्स के बारे में बताया पर उनको जीन का नाम एग्जैक्टली नहीं पता था तो उन्होंने उनको फैक्टर्स नाम दिया था। उसके बाद जो सटन एंड बॉवरी थे उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया जिसमें हमने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा। और ये भी हमने पढ़ा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स लोकेटेड होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं डीएनए और आरएनए की, क्योंकि हमें ये तो पता लग गया कि सेल के ऊपर जो न्यूक्लियस है, जो क्रोमोसोम है, वो किस तरीके से पास ऑन हो रहे हैं। बट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर जनरेशन में जा रही है जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। तो जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे ऑब्लिक का साइन इसलिए लगाया है बिकॉज यहाँ पर हम और लेके चल रहे हैं। अगर आप बात करो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही होता है। बट कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। अब अगर आप डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म देखो तो डीएनए का फुल नेम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसमें से अगर आप डीऑक्सी को हटा दो तो राइबो न्यूक्लिक एसिड जो बचा दैट इज आरएनए। तो इट मींस दोनों में जो आपने चीज नोटिस की वो है न्यूक्लिक एसिड, कि चाहे आपका डीएनए है या चाहे आपका आरएनए है वो एक न्यूक्लिक एसिड है। और अगर आपको अपना 11th क्लास का बायोमोलिक्यूल्स का लेसन याद हो तो आप याद रख सकते हो कि जो न्यूक्लिक एसिड है दे वर पॉलीमर्स। हमने वहाँ पे पॉलीमर्स पढ़े थे कि जब बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स यानी कि मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं तो वो पॉलीमर्स बनाते हैं। तो यहाँ पर भी जो ये डीएनए और आरएनए है ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं, यानी कि एक पॉलीमर है। अब ये पॉलीमर है तो कोई ना कोई ऐसा मोनोमर होगा, कोई ना कोई ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स होंगे जिन्होंने आपस में कंबाइन करके इन डीएनए या आरएनए को बनाया है। तो इनके जो मोनोमर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो डीएनए और आरएनए हैं दीज आर दी पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, या आप ये कह सकते हो दीज आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं उनके बीच में पॉलीमराइजेशन होता है तो जो पॉलीमर क्रिएट होता है वो होते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि डीएनए या आरएनए। तो यहाँ तक आपने 11th क्लास में किया हुआ है। इसी चीज को हम थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे बिकॉज जब तक आपको पुराना याद नहीं होगा, आपको बेस ध्यान नहीं होगा, तब तक आप नई चीज को नहीं कर पाओगे। तो इफ यू रिमेम्बर, तो थोड़ा सा मैं आपको बैक में लेके जाऊंगी 11th क्लास। अब हमने यहाँ पर बात करी पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो आपको ध्यान होगा कि 11th क्लास में आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। एक में हमने यहाँ पे टी वर्ड का इस्तेमाल किया, टी अल्फाबेट का, और एक में हमने एस अल्फाबेट का इस्तेमाल किया। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली फॉस्फेट ग्रुप बिटवीन दैट। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप बात करते हो न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड में आप कह सकते हो कि न्यूक्लियोसाइड तो होगा ही, मीन्स जो जो चीजें न्यूक्लियोसाइड में वो सब इसमें प्रेजेंट है,
अलावा इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। लेकिन जब आप बात करते हो न्यूक्लियोसाइड की, तो उसमें न्यूक्लियोटाइड की तरह फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। तो मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप होता है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको अलग अलग नेम्स भी देते हैं, जैसे कि एडिनोसिन, थाइमोसिन, जो हमने पढ़ रखे हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की बाकी चीजों की। ये तो आपको पता लग गया कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप और न्यूक्लियोसाइड है। अब ऐसी कौन सी चीज है जो न्यूक्लियोसाइड के पास भी, न्यूक्लियोटाइड के पास भी, जो दोनों में कॉमन है? तो आप ये कह सकते हो कि जो आपका न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीजों से बना हुआ है, नाइट्रोजनस बेस, राइबोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। या अगर मैं आपसे ये पूछूं कि न्यूक्लियोसाइड आपका किससे मिलकर बना हुआ है, तो आप कहोगे नाइट्रोजनस बेस एंड राइबोस शुगर। इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड को बनाने में आपकी ये तीनों चीजें रिस्पॉन्सिबल है, बट न्यूक्लियोसाइड को बनाने में सिर्फ आपकी पहली 2 चीजें रिस्पॉन्सिबल है, फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब बात आती है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेसिस जो है दे आर अगेन ऑफ 2 टाइप्स। इनको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट कैटेगरी इज प्यूरिन्स एंड द सेकंड कैटेगरी इज पिरिमिडिन्स। आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बिकॉज स्कूल लेवल पे 12th क्लास तक आपको सिर्फ इनके नेम्स पता होना सफिशिएंट है। तो जनरली मैं आपको ये बता दूं कि जब हम बात करते हैं प्यूरिन की, तो ये एक 9 मेंबर रिंग है। मतलब इसमें नाइट्रोजन के साथ कार्बन और साइट्रोजन मिलकर एक 9 मेंबर रिंग बनाती है, और पिरिमिडिन्स जो है इसमें 6 मेंबर रिंग होता है। अब ये जो प्यूरिन्स है ये अगेन आपके 2 टाइप के होते हैं, ए एंड जी। यहाँ पर ए का मीनिंग होता है एडेनाइन एंड जी का मतलब होता है ग्वानिन। इसी तरीके से जो आपके पिरिमिडिन्स हैं वो 3 तरह की हैं, सी, टी एंड यू। सी स्टैंड्स फॉर साइटोसिन, टी स्टैंड्स फॉर थायमिन एंड यू स्टैंड्स फॉर यूरासिल। तो जब हम बात करते हैं डीएनए की, तो एक न्यूक्लिक एसिड में सिर्फ 4 ही बेसिस हो सकते हैं। तो डीएनए में जो 4 बेसिस प्रेजेंट है वो है ए, टी, जी एंड सी। और जब आप बात करते हो आरएनए की, तो आरएनए में, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे टी नहीं, आरएनए में यहाँ पे आएगा आपका ए, यू, जी एंड सी। इट मीन्स आरएनए में आपका थायमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो आप ये कह सकते हो कि डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों में 4 ही नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। उन 4 में से आपके जो 3 बेसिस है वो तो दोनों में रहेंगे कॉमन, बट अगर आप डीएनए की बात करोगे तो वहाँ पे जो पिरिमिडिन है दैट इज थायमिन, और अगर आप आरएनए की बात करोगे तो दैट इज यूरासिल। अब एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो आपका ए है, ए की बॉन्डिंग हमेशा होती है टी के साथ, और इसी तरीके से जो जी है, जी की बॉन्डिंग होती है हमेशा सी के साथ। तो ए की जब टी के साथ बॉन्डिंग होती है तो उसको आप डबल बॉन्ड से दिखाते हो। इसी तरह से जी और सी की जब बॉन्डिंग होती है तो उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर आप यहाँ पे टी की जगह यू ले लो तो यहाँ पे ए और यू के बीच में जो बॉन्ड होगा दैट इज अ डबल बॉन्ड, लेकिन जी और सी के बीच में जो बॉन्ड है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड ही रहेगा। तो ये बॉन्डिंग जो है इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। सेकंड जो आपका कंपोनेंट आता है न्यूक्लिक एसिड में दैट इज राइबोस शुगर। इसमें भी आपको थोड़ा सा 11th का रिवाइज करवाऊंगी। 11th में हमने शुगर्स पढ़ी थी, पॉलीसेकेराइड्स पढ़े थे। पॉलीसेकेराइड के जो मोनोमर्स होते हैं, जो सबसे छोटा पार्ट होता है दैट इज अ शुगर। शुगर में हमने पढ़ा था कि जब हमने उसका स्ट्रक्चर किया था तो उसमें हमने 2 रिंग शेप की थी। एक हमने किया था पायरानोज रिंग जिसमें कि 6 कार्बन होती हैं, और एक हमने किया था फ्यूरानोज रिंग जिसमें 5 कार्बन होती हैं। तो यहाँ पर जो आपकी राइबोस शुगर है ये एक 5 कार्बन रिंग है, यानी कि फ्यूरन रिंग है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर याद करो तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। यहाँ सेंट्रल पोजीशन पे O प्रेजेंट होता था, देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और एक कार्बन यहाँ पे एक्स्ट्रा अटैच होता था। तो ये आपका फ्यूरानोज रिंग था। अगर आप इसको राइबोस शुगर के हिसाब से लिखो तो यहाँ पे मैंने सेम वही स्ट्रक्चर बनाया है। सेंट्रल पोजीशन पे O है, OH by H, H by OH, H by OH, CH2OH by H। तो यहाँ पर ये आपकी फर्स्ट कार्बन है,
ये सेकंड, ये थर्ड, देन फोर्थ, और ये जो CH2 है इसकी जो कार्बन है वो यहाँ पे आपकी फिफ्थ कार्बन हो जाती है। इट मीन्स आपकी राइबोज शुगर जो है 5 कार्बन शुगर है जिसमें 5 कार्बन होती हैं। इनकी पोजीशन को हमने डिनोट कर दिया, चाहे इसको डायरेक्टली लिख दो या आपकी बुक में इसके ऊपर ऐसे एक छोटा सा सिंबल दे रखे हैं जिसको आप प्राइम बोलते हो, 1 प्राइम 2 प्राइम। तो वो इसलिए बताया हुआ है क्योंकि जब इनके बीच में बॉन्डिंग होती है तो आपको एग्जैक्टली बताना होता है कि कौन सी कार्बन ने किस कार्बन के साथ बॉन्डिंग करी है, कौन से प्राइम ने किस प्राइम के साथ ज्वाइन किया है। और थर्ड जो ग्रुप है दैट इज फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे जिसको आप PO4 रेज़ टू द पावर -3 यानी कि एक आपकी पॉलीएटॉमिक आयन है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ आपकी 4 ऑक्सीजन होते हैं और -3 जो है इसकी वैलेंसी रहती है। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है जो आपके न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में होती हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे राइबोज शुगर ना हो, वैसे तो जनरली न्यूक्लिक एसिड में राइबोज शुगर है, बट अलग से अगर आपको थोड़ा जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, अगर राइबोज शुगर ना होके यहाँ पे डीऑक्सी शुगर होती है तो जो सेकेंड पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन पे आपका OH हट जाता है, सिर्फ H/H ही रह जाता है। और एक और चीज बच्चों जो आप नोटिस करोगे, आपकी बुक में कई जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा होगा, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो आपने ये मान के चलना है जहाँ पे कुछ नहीं है इट मींस वहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मतलब हाइड्रोजन को हम कई बार नहीं भी लिखें तो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, तो अब हमने यहाँ पे ये बात करी कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या है, बट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि न्यूक्लिक एसिड DNA या RNA बनाने में ऐसे बहुत सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होंगी। तो वो किस तरीके से कनेक्टेड है वो अब हम देखते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक मोनोमर है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आपस में कनेक्ट होते हैं। वो किस तरीके से कनेक्ट होते हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप एक राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर देख रहे हो। अभी मैंने आपको बताया था कि RNA में जो शुगर होती है दैट इज राइबोज शुगर। राइबोज शुगर में आपकी सेकेंड पोजीशन पे OH/H है। अगर आप DNA का स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहां पे आपकी जो शुगर है दैट इज डीऑक्सीराइबोज, तो आप एक O यहाँ से हटा दोगे। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसकी फर्स्ट पोजीशन पे यानी कि 1 प्राइम पोजीशन पे NB लिखा हुआ है। NB का मतलब है नाइट्रोजिनस बेस, जो यहाँ पे आपका, क्योंकि हम DNA की बात कर रहे हैं तो वो A भी हो सकता है, T भी हो सकता है, G भी हो सकता है, C भी हो सकता है। और जो इसकी 5 प्राइम पोजीशन है उसकी तरफ हमने दिखाया PO4 -3 यानी कि फॉस्फेट ग्रुप। तो इट मीन्स आपको जो चीज यहाँ पे बच्चों याद रखनी है वो ये है कि जब एक न्यूक्लियोटाइड बनता है तो आपकी जो शुगर है, शुगर के 1 प्राइम एंड पे तो नाइट्रोजनस बेस ज्वाइन करता है और 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन करता है। तो अगर आप इसको जोड़ के दिखाओ तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। यहाँ पर अब आप इस OH को हटा दोगे, OH की जगह यहाँ पे आपका नाइट्रोजनस बेस लग जाएगा ATG से जो। वैसे तो इनके भी प्रॉपर स्ट्रक्चर्स होते हैं पर उतना डेप्थ में आपको स्कूल लेवल पे जाने की नीड नहीं है। तो यहाँ पर आप H दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते। अगेन यहाँ पर H/H, यहाँ पर आपका आ जाएगा H/OH। इसमें भी आप चाहे आप कई बार अपनी बुक्स में देखा होगा OH ऊपर होगा H नीचे होगा, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आता। स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप देखते हो H एंड OH जो है अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं। और यहाँ पर आपका CH2 ग्रुप रहेगा। ये जो OH ग्रुप है ये यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह यहाँ पे आपका फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा जिसमें आपकी P के साथ 3 ऑक्सीजन है जिनके ऊपर -4 होता है। तो अब आपको ये पता लग गया ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब अगर आप इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड में चेंज करना चाहते हो तो ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर हमने P के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग दिखा दी। अब ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आपको एक न्यूक्लियोटाइड के साथ 2-3 जोड़ने पड़ेंगे। अब वो कैसे जुड़ते हैं, अब ये जो आपका फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड था, अभी मैंने आपको बताया ये इसकी 3 प्राइम पोजीशन है। इसकी 3 प्राइम पोजीशन पे जो OH ग्रुप है उसको हटाकर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर दोबारा ड्रॉ कर लो। सपोज करो यहाँ पे बैडमिंटन की जगह हमने यहाँ पे
थायमिन या कोई और ग्रुप ले लिया, कुछ भी आप ले सकते हो। अब क्या होगा, जो आपके ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड ग्रुप है उसका 3 प्राइम एंड और नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम एंड, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि यही सेम स्ट्रक्चर जो हमने साइड में बनाया था, अब आप इसको यहाँ बना सकते हो। ये OH ग्रुप यहाँ से हट जाएगा और यहीं पे आपका O जो है आपके लिंक हो जाएगा। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आपके जो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज से कनेक्टेड होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एग्जाम में जो आपको आ सकता है कि आपके दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है। तो दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। यहाँ से आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो हट गया और वो यहाँ पे आके इसके साथ ज्वाइन कर जाएगा। तो ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, A की बॉन्डिंग होती है T के साथ और G की बॉन्डिंग होती है C के साथ। तो ये जो बॉन्ड है दिस इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर भी आपने ये ध्यान रखना है कि एडेनिन और थायमिन के बीच में जो होता है दैट इज डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो होता है दैट इज ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस टाइप के जो 1 मार्क क्वेश्चंस हैं वो आपके एमसीक्यू में या नीट एग्जाम में आ सकते हैं और फुल लेंथ क्वेश्चन भी आपको इसमें से आ सकता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।